अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 2, दैट इज एथिकल प्रॉब्लम्स विद पास्ट स्टडीज। जो भी पास्ट में स्टडीज हुई उनके साथ क्या एथिकल प्रॉब्लम्स हुए। सम ऑफ इश्यूज विद दी स्टडीज वर लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि जब लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि आप किसी जो भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप मेडिकल ट्रायल करने जा रहे हैं उससे आप बताते नहीं है, ठीक है। और कोएरिजन और अंडर प्रेशर ऑन वॉलंटियर्स, कि आप जो भी मतलब वॉलंटियर्स हैं उसको आप अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। यूज एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ अ वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है जैसा कि फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोग जो पहले किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या बूढ़े लोग बुढ़ापे में जो होते हैं, जो नियर टू डेथ होते हैं, उन्हें आप रिसर्च में इस्तेमाल नहीं कर सकते। विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल रिस्क इन रिसर्च। इससे क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने पार्टिसिपेंट जो है आपका जिसे आप रिसर्च में शामिल कर रहे हैं, उसे आप पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। आप पहले चेक करते हैं कि उसको इस कितना मतलब रिस्क कितना है इस रिसर्च में। अगर ज्यादा रिस्क है तो आप उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं करते। पुटिंग सब्जेक्ट्स एट रिस्क का मतलब किसी भी सूरत में सब्जेक्ट को रिस्क में नहीं डाल सकते। रिस्क टू सब्जेक्ट आउटवेट बेनिफिट्स, अगर मतलब के रिस्क ज्यादा है बेनिफिट कम है। डिसेप्शन मतलब आप चीट करते हैं किसी को, मतलब उसे बताते नहीं है, उसे उन्हें कहा जाता है कि आपको ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपको मेडिसिन दी जा रही हैं, या आप उन्हें किसी और किस्म की मेडिसिन दे रहे होते हैं चेक करने के लिए। वायोलेशन ऑफ राइट्स, किसी के भी राइट को वायोलेट करना। तो ये वो चीजें हैं जो कि एथिकल प्रॉब्लम, जो एथिकल कंसर्न है, ठीक है, जो पास्ट स्टडीज में भी इश्यूज रहे। हेयर आर सम, नीचे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Here are some examples of some early trials where researchers did not hesitate in self-experimentation or experimenting on their family members. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताए हुए हैं जिन साइंटिस्ट ने खुद को भी प्रॉब्लम में डाला और अपनी फैमिलीज को भी। जोहन जॉर्ग सबसे पहले इन्होंने 17 ड्रग्स जो थी वो खुद ले ली, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, जबकि ये उनके पोटेंशियल रिस्क को नहीं जानते थे। जेरहार्ड डुमैग हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्रोटोसिल सोडियम जो है था इसने डिस्कवर किया था, और इन्होंने उसे टेस्ट करने के लिए अपनी 6 साल की बेटी को मतलब के अपनी 6 साल की बेटी पर उसे टेस्ट कर लिया, और अनसर्टिलाइज्ड नीडल जो था उसे इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बेटी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुए। लुइस पॉस्टर, इन्होंने एग्नोइज्ड ओवर ट्रीटिंग ह्यूमंस, इन्होंने मतलब कि ह्यूमंस पर ट्रीटमेंट किए जिससे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। हालांकि ये पहले कॉन्फिडेंट थे, ये पहले ट्रायल कर चुके थे, एनिमल्स ट्रायल भी कर चुके थे कि इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो ये भी अनएथिकल एथिकल कंसर्न है। क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इन्होंने बहुत ही छोटे बच्चे पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ही फैटल एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट कुछ और फ्यू हिस्टोरिकल केस स्टडीज हैं। इन द पास्ट सेवरल एक्सपेरिमेंट द एप्लीकेशन ऑफ दीज स्टडीज टुडे विल नॉट बी पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो पास्ट में हुई जो कि एथिकल कंसर्न अनएथिकल हैं, लेकिन इन्हें इस वक्त इस दौर में हम जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। इस तरह की जो स्टडीज हैं कंडक्ट नहीं की जाती, जैसा कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ बच्चों को मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रैट का फोबिया पैदा करने की कोशिश की, ठीक है। और रैट का फोबिया पैदा करने की जब इन्होंने कोशिश की तो ये भी एक अनएथिकल डेवलपमेंट थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस बच्चे को जिसके अंदर रैट का फोबिया पैदा करने की कोशिश की, उस बच्चे को बाद में ट्रीटमेंट भी पूरा दिया कि उसके अंदर से फोबिया खत्म किया जा सके, लेकिन उस पीरियड के दौरान उस बच्चे की मेंटली हेल्थ बहुत ज्यादा मेंटली हेल्थ को नुकसान पहुंचा, तो ये एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज लैंडीज फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ बच्चे लिए उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेक करना था, उन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में डाल के। कुछ सिचुएशन जो थी वो हॉरर थी, कुछ सिचुएशन जॉयफुल थी। लेकिन सिर्फ बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करने के लिए उन्होंने बच्चों को जो जिन हॉरर सिचुएशंस में डाला, उन बच्चों का भी बहुत ज्यादा उन्हें मेंटली हेल्थ लॉस हुआ, उन्हें वो बच्चे स्ट्रेस का शिकार हुए, और फिर इस तरह इस एक्सपेरिमेंट को भी एक फैटल एक्सपेरिमेंट करार दिया गया जो कि अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था। द पब्लिक हेल्थ सर्विस सिफिलिस स्टडी, ऊपर चला गया, तो ये भी बड़ा मसला है। सिफिलिस स्टडी क्या क्या है इसमें हम देखते हैं, एक मिनट। साइफिल स्टडी क्या है? साइफिल्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट।
मतलब कि कुछ कांटेक्ट के बाद जो बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज जो है वो जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है उसको साइफल्स कहा गया। और इसके लिए अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन का इस्तेमाल किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। और इससे भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लोगों को हुआ, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा जो लोग थे मतलब उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। उन्हें कहा कि आपके मसल्स के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम कुछ ऐसा मतलब इंजेक्ट करेंगे कि उससे आपको रिलैक्स फील करेंगे आप। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फैटल रिजल्ट्स निकले, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई और बहुत ज्यादा लोग डिसेबल हो गए। नेक्स्ट मॉन्स्टर स्टडी है, स्टर्टिंग एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है। 22 ऑर्फन चिल्ड्रंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या था कि इसमें कुछ बच्चों को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी दी गई और कुछ को नेगेटिव स्पीच थेरेपी दी गई। अब जिन बच्चों को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी दी गई उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन जिन बच्चों को नेगेटिव स्पीच थेरेपी दी गई वो बच्चे नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का शिकार हो गए। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि स्पीच प्रॉब्लम्स हुए उन नॉर्मल बच्चों के अंदर, जो कि शायद इस एक्सपेरिमेंट ना करने से उन बच्चों के अंदर ना होते, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट करने से उन बच्चों के अंदर स्पीच प्रॉब्लम्स जो थे वो पैदा हुए। फ्यू अदर हिस्टोरिकल केस स्टडीज, विलो ब्रूक एक्सपेरिमेंट। विलो ब्रूक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस लिए उनके पेरेंट्स को कहा गया कि अगर आप इन्हें एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं करेंगे तो इन्हें ऑर्गेनाइजेशंस में का हिस्सा बने नहीं दिया जाएगा जहां इनका ट्रीटमेंट होगा। तो उन्होंने सोचा, उस वक्त साइंटिस्ट ने सोचा कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो कि पहले ही मतलब के मेंटल इलनेस का शिकार हैं, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अगर उनकी जान जाया हो भी जाती है तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको इससे बचाया जाएगा। तो उन्होंने इसे जस्टिस समझा। लेकिन इस वक्त के दौर में ऐसी स्टडी नहीं की जाती, इसे एथिकल जो रूल्स हैं उसके खिलाफ समझा जाता है। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, ये भी उस वक्त का बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि पार्टिसिपेंट्स इन हिज रिसर्च वर मेड एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी इस पार्टिसिपेंट्स जो थे इस रिसर्च में, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कहा, टास्क दिए गए कि आपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को शॉक करने हैं। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन करना है। अगर जब तक वो गलत आंसर देते रहेंगे आप उनकी शॉक को इंक्रीज कर देंगे, शॉक इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। अब जिन बच्चों को शॉक दिए जा रहे थे वो, जब उन्हें दर्द होता था, पेन होता था, वो रोते भी थे, चीखते थे, उनकी आवाजें भी सुनाई देती थी। लेकिन जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर को कहा गया था, वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक उन बच्चों को शॉक देते रहे, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो गए और उन्होंने मजीद इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जूश क्रोनिक डिजीज स्टडी, जूश क्रोनिक डिजीज स्टडी में क्या था कि ये हॉस्पिटल में की गई, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो बूढ़े लोग थे, ठीक है, मतलब जो नियर टू डेथ थे, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उनकी जान जाया हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, बाकी लोगों को अगर इससे फायदा होगा तो वही बात आ रही है। इन्होंने भी इस चीज को जस्टिस समझा और इन्होंने लिवर कैंसर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, सिनाइल पेशेंट्स के साथ। और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का बिलीव था कि जो सेल्स हैं ये रिजेक्ट नहीं होंगे, और रिसर्चर्स डिड नॉट इन्फॉर्म द पेशेंट्स, और रिसर्चर्स ने पेशेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और इस तरह वल्नरेबल ग्रुप जो है उनके ऊपर इस तरह की स्टडी करना ये भी एथिकल रूल्स के खिलाफ था। जिम्बार्डोज प्राइजन स्टडी, जिम्बार्डोज प्राइजन स्टडी में उन्होंने क्या किया कि कुछ रोल प्लेइंग, लेबलिंग, सोशल एक्सपेक्टेशंस के अफेक्ट को मैयर करने के लिए इन्होंने कुछ जो थे वो पार्टिसिपेंट्स लिए जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि आपको प्राइजोनर की मतलब कि उन्हें प्राइजोनर लेबल कर दिया गया कि आप ऐसे एक्ट करेंगे जैसा कि आप एक प्राइजोनर हैं। ठीक है, और उन्हें रात के वक्त उनके बिस्तर से उठा के उन्हें घसीट के ले जाया गया, उनके साथ प्राइजोनर्स वाला सलूक किया गया। इस तरह भी उन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हुए, जो कि एथिकल कंसर्न में इस एक्सपेरिमेंट को भी शामिल किया गया। द इरा ऑफ मॉडर्न साइंस, अब पहले हम पढ़ते आए हैं द इरा ऑफ पास्ट स्टडीज, जो पास्ट स्टडीज हुई। ठीक है, अब हम इस वक्त के इरा को स्टडी करेंगे जो 20th सेंचुरी का है। इन द 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन एम्पिरिकली एक्सेप्टेड साइंस। साइकोलॉजी को एम्पिरिकली साइंस के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। और इसमें उन्होंने बताया गया कि जो भी हम पास्ट स्टडीज पढ़ के आए हैं कि जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, कोड ऑफ एथिक्स नहीं थे, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता था, पेशेंट्स को मतलब कि उनके साथ जो था वो कंप्रोमाइज नहीं किया जाता था। जो पेशेंट्स पहले ही, जो कि वल्नरेबल ग्रुप के लोग थे, जो पेशेंट्स पहले ही बीमार होते थे या नियर टू डेथ होते थे, उन पे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता था। और मतलब कि इस चीज को जस्टिस समझा जाता था। अब वैसा बिल्कुल नहीं होता। अब कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाता है और किसी एक अगर इंसान की जान जा रही है
तो हम वो रिसर्च नहीं करते। ठीक है, किसी एक इंसान को की जान पे कंप्रोमाइज करके किसी दूसरे को फायदा दिया जाए, इसको जस्टिस नहीं समझा जाता। जैसा कि अभी वैक्सीन आई, जो कोरोना वायरस हुआ, तो उसके लिए वैक्सीन बनाएगी, जब तक उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पास नहीं किया, उस वक्त तक कोई भी किसी भी कंट्री ने उसको अपने पेशेंट्स पर मतलब कि यूज नहीं किया। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज की इजाजत दी, उस वक्त उस वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के जो मेंटेन किए गए थे सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस जो मेंटेन की गई थी, उसे आज भी फॉलो किया जाता है, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या एनिमल रिसर्च हो। उन एपीए की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लेड ऑन एथिकल गाइडलाइंस फॉर एनिमल रिसर्च आर प्रोवाइडेड, मतलब कि एनिमल की अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एनिमल वेलफेयर एक्ट एसोसिएशन फॉर द असेसमेंट एंड एक्रीडाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल केयर, एक्रीडाइटेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल केयर। उसके बाद उन्होंने कहा कि एपीए ने अपने जो एथिकल कोड्स हैं उसको रिवाइज किया, कुछ नए जो पॉइंट्स उनको डेवलप किया, टू इंश्योर रिसर्चर्स इंक्लूड अ थ्रो डीब्रीफिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिन्हें आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करें, उन्हें आप कंप्लीटली ब्रीफ करेंगे कि आप उन्हें कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, कौन सी ड्रग दे रहे हैं, उसका कितने क्या नुकसान होगा, उन्हें क्या फायदा होगा। अगर वो एग्री करते हैं तो उन्हें अपने रिसर्च के अंदर आप शामिल करेंगे। टू डिफाइन द कंडीशन अंडर विच डिसेप्शन मे बी यूज्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि हर दफा वही कंडीशन इस्तेमाल की जाए जिसके अंदर अगले इंसान को चीट किया जाए, और आप उन कंडीशन को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्लूड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर रिसर्च विद ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस जो थी वो ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट की रिसर्च के लिए उन्हें स्पेसिफिक किया गया। तो ये आज का हमारा लेसन था, लेसन 2 PSY 611 का, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।